हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग रेलवे सीरीज करेंगे। रेलवे सीरीज में आज जो है 8वां क्लास है। इसके पहले 7 क्लास हो चुका है। इस रेलवे सीरीज में जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि अभी रेलवे का एएलपी का एग्जाम खत्म हुआ और अभी आरपीएफ एसआई का शुरू हो गया है। शुरू हो रहा है ना जी, शायद शुरू भी हो गया। उसके बाद जस्ट इसके बाद अभी आपका टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है रेलवे का ही। उसके बाद अभी आरपीएफ कांस्टेबल का है, फिर एनटीपीसी का है, फिर ग्रुप डी का आने वाला है, फिर एएलपी का मेंस है, फिर टेक्नीशियन का मेंस होगा। यानी कि रेलवे का जो अब एग्जाम है लगातार बैक टू बैक है। साथ ही साथ जो पैटर्न है वो हल्का फुल्का ही मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है आपका बिहार एसएससी से और एसएससी से। ठीक है, तो जो लोग रेलवे का सीरीज कर रहे हैं उनको ये नहीं सोचना है कि हम एसएससी छोड़ चुके हैं, एसएससी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे का एग्जाम थोड़ा सा क्या है कि कंटिन्यू चल रहा है, लगातार अभी एग्जाम चल ही रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए लगातार इसी का क्लास आ रहा है। इसलिए घबराना नहीं है कि एसएससी वाला वर्दी सीरीज बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है, उसको भी करेंगे हम लोग। थोड़ा टाइम का अभाव है, मिल नहीं पा रहा है समय, इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान कम जा पा रहा है ना जी। जैसे ही समय मिलना शुरू होगा उसको भी हम लोग शुरू कर लेंगे और कंसेप्ट भी करना शुरू कर लेंगे। जैसे कि फाउंडेशन वाला कंसेप्ट अभी छूटा हुआ है। अनुपात समानुपात खत्म कर लिया हम लोगों ने, एज भी खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर जो होगा उसको करेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रेलवे का एग्जाम बैक टू बैक आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रेलवे का सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। उससे थोड़ा कुछ मदद हो जाएगा बच्चों को। इसी सोच के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, है ना जी। आइए, क्योंकि कहा जाता है ना प्रीवियस ईयर दर्पण होता है, तो यहां से बहुत मदद मिलने वाला है। आइए क्वेश्चन है आज का, 1386 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या है? आइए देखिए। अच्छा, गोला जो होता है, गोला एक प्रकार का फुटबॉल जैसा होता है ना जी। गोला जो होता है एक प्रकार का फुटबॉल जैसा होता है ना जी। एक प्रकार का फुटबॉल ही गोला होता है। अब देखा जाए तो इस गोले का जो बाहर का पृष्ठ होता है वो हर तरफ से वक्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, झुका होता है एक एंगल पर, हमेशा हर तरफ से, हर दिशा से। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 1386। कितना दिया है जी? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लिख लेते हैं वो भी। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, इस 4 को और इस 22/7 को ऐसे लिख सकते हैं। 4 पाई का मान 22/7 कर सकते हैं। और आर तो हमको पता करना है ना जी, आर हमको निकालना है, तो ऐसे कर लेते हैं। और इधर जब जाएगा ये 4 और ये 22/7, इधर तो गुना में है, जब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये 4 जो है गुना में है, नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अच्छा जी, ये इधर गुना में है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो कंसेप्ट तो आपको पता होगा, बराबर के दूसरे तरफ जब बटा वाला चीज जाता है, यानी भिन्न जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है गुना के रूप में या भाग के रूप में, तो बदल जाता है, पलट जाता है कि नहीं? यानी कि जो 22/7 है इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा तो पलट जाएगा ना जी, गुना के रूप में करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। और बाकी तो आर ऐसे ही रहेगा, तो इधर से दोनों चला गया उधर। और जो आर के ऊपर जो स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। क्लियर है? आइए जी, अब ये कटने वाला है, आइए तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, है ना जी। ये देखिए तो 2 से काट लें इसको, 2 से 11 बार में, और ये 2 से कितना बार में कटेगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 3 36। ठीक है, और फिर 11 से कट जाएगा, 11 से 3 बार, 11 से 6 बार में, और ये 3 बार में 63, है ना जी। अब इसको क्या करेंगे? 7 3 का 21, 2 7 6 42 और 2 44, बटे में कितना हो जाएगा? 4, है ना जी। ये गुना हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में आ गया 441/2, आर बराबर, आर का वैल्यू कितना आ गया? 441/2। क्लियर है? अब इसी को जब रूट तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21/2। अब बताइए, पूछा क्या है आपसे? पूछ रहा है कि व्यास कितना है। अब व्यास पता होगा आपको कि कोई भी सर्कल में आर का जो 2 गुना होता है 2r,
जुटता है वही व्यास होता है ना जी। 2r बराबर व्यास, तो r का वैल्यू 21/2 है, तो 2r जब करेंगे तो 21/2 गुना 2 करना पड़ेगा, ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा वैल्यू 21 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा d बराबर 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए, इसको समझ में आया, चलिए नोट कीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है बिंदु -4,7 और 2,3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताएं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए अच्छा, दो बिंदु दिया हुआ है यहाँ और एक यहाँ, है ना जी, और ये है -4,7 और दूसरा दिया हुआ है 2,3। इसको समझना है कि इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, और जहां जुड़ेंगे उस बिंदु का निर्देशांक बताना है। करना यह है कि इसको, ये जो पहला जो है ना निर्देशांक, इसको मान लेते हैं A1 और इसको A2, ठीक है, और इसको मान लेते हैं B1 और इसको मान लेते हैं B2। अब करना क्या होता है, A1 प्लस A2 करते हैं, क्या करते हैं, A1 प्लस A2 बटे 2 बटा 2, ठीक है, A1 प्लस A2 बटा 2, ये हो जाएगा एक निर्देशांक, और दूसरा क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 बटा 2, ये हो जाएगा दूसरा निर्देशांक। तो आपको दिख रहा होगा A1 कितना है -4, A1 कितना है जी -4, और A2 कितना है 2 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और बटा में क्या करना है 2, यानी कि ये हो कितना जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/2, यानी कि माइनस में 1 होगा, -4 और +2, तो -4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, और 2 से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, पहला निर्देशांक। और दूसरा क्या है B1 कितना है जी 7 दिया हुआ है, प्लस में है, अच्छा यहाँ माइनस में था, ठीक है, इसने माइनस लिया। B1 कितना है 7 में है, और B2 कितना है 3 है, तो यहाँ भी तो जोड़ेंगे, अब इसको 2 से भाग करना है, अब ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 और 2, 10 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 5, ये जो बिंदु आया हमारा, ये निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी आपका आंसर होगा -1,5, यानी कि -1,5। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसी को तो बनाना था, नोट कीजिए इसको, चलिए छाप लीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी इजकल टू 5 और ए बी इजकल टू 14 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। a माइनस बी का मान दिया हुआ है और ए बी का मान दिया हुआ है, a इंटू बी का मान, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। बचपन से एक चीज आप करते आए हैं, बचपन से हमेशा से, a प्लस बी द होल स्क्वायर, याद है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, और सेम टू सेम उसी का a माइनस बी द होल स्क्वायर। आपको पता है कि इसमें a माइनस बी दिया हुआ है और ए बी का मान दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर और p प्लस बी स्क्वायर, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी आता है और a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी आता है। माइनस में दिया हुआ है तो माइनस वाला ले लेंगे, क्या करते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आता है जी। ये आता है कि नहीं आता है। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में a माइनस बी दिया है ना जी, a माइनस बी कितना दिया है 5 दिया है, तो a माइनस बी का वैल्यू 5 और इसका करेंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। a का वैल्यू नहीं दिया है, a स्क्वायर का वैल्यू ठीक है, प्लस b का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, b स्क्वायर का वैल्यू वैसे ही रहने देते हैं। और यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही पूछा है आपसे, ठीक है, और माइनस में क्या है, माइनस में 2, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है जी 14, तो माइनस में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी 25, कितना होगा 25, और उधर क्या है माइनस में 28, 2 गुने 14 कितना हो जाएगा 28, और जब ये माइनस का 28 दूसरे तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा ना जी, इधर बराबर के दूसरे साइड में माइनस में है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +28, और इक्वल टू कितना हो जाएगा जी a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ दिखा, समझ में आ गया।
हार्सिन 1 हो जाएगा, 53 ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यही तो पूछा था, क्वेश्चन क्या दिया था, ए प्लस बी द होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया जी, 53, यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी इतना आसान शिफ्ट आ जाता है ना जिसका कोई जवाब नहीं। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तब तो गर्दा ही कर देंगे हम लोग, है ना जी। ठीक है, हाँ जी, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए छाप लीजिए। हाँ जी, देखिए अगला प्रश्न है। किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 रुपया और 1458 है, तो ब्याज दर क्या है। आइए एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कि सीआई में होता क्या है। हम सबको पता है कि सीआई में मिश्रधन पर फिर अगले वर्ष के लिए मिश्रधन पर ब्याज लगता है। जैसे देखते हैं कि कोई भी धनराशि 100% है ना जी, 100%, और इसका कुछ भी मान लेते हैं, आज जैसे 10% मान लेते हैं, जैसे ये पी हो गया, ठीक है, मूलधन हो गया, और हम आर जो है दर जो है 10% मानते हैं। ठीक है, समझने के लिए कंसेप्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं इसको। तो पहले वर्ष में जो सीआई लगेगा ये तो इसका 10% लगेगा, तो एक साल बाद, एक वर्ष बीतने के बाद 10% ब्याज और ये 100%, कितना हो जाएगा जी, मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसका ए जो है ए वो 110 हो जाएगा। इस 110 में हम सबको पता है कि 100% सीपी है जी, ये पी है, 100% पी है, और बाकी 10% जो है वो क्या है, सीआई परसेंट है, यानी ब्याज है। फिर जब अगली बार लगाएंगे हम ब्याज, तो क्या होता है ना कि अगले साल के लिए हम इस पर तो लगाते हैं और साथ ही साथ इस पर भी लगाते हैं और जोड़ देते हैं। तो उसी को क्या बताया जाता है कि एक ही साथ इसी पर लगा दो, यानी मिश्रधन पर ही लगा दो, क्योंकि मिश्रधन में ये आपका मूलधन भी है और आपका ब्याज भी है, दोनों जुटा हुआ है तो मिश्रधन बना हुआ है। और उसी मिश्रधन पर जब अगली वर्ष ब्याज लगाएंगे, जैसे कि देखिए समझिएगा, ब्याज का दर कितना है 10%। अब यहां जब लगाते हैं 10%, तो ब्याज कितना मिलेगा, 11% मिलेगा ना जी, यानी कि यहाँ 110 और 110 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा 121%। अब आपको पता है कि यहाँ मूलधन जो है हमारा, यहाँ तो 100 रहेगा, है ना जी, तो ब्याज कितना हो जाएगा जी, 21%। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया, आइए देखते हैं। इस पर 10% लगा, मूलधन पर 10% लगा ना जी। हम डायरेक्टली अगर ए पर ना लगाकर यहाँ पी और यहाँ जो सीआई है उस पर लगाते हैं, यानी अलग अलग पर, यानी कि यहाँ 100% हमारा क्या मूलधन है, और इस 100% के मूलधन पर जब 10% ब्याज लगाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा मेरा, 10%। अच्छा जी, और ये जो ब्याज है एक वर्ष का, उस पर भी तो लगेगा ना, क्योंकि बोलते हैं ना ब्याज पर ही ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसका 10% तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1% इसका भी ले लिया हमने। अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, दोनों मिलकर 11% हो गया जी। और वही 11% पहले से 100% था मूलधन, एक वर्ष का 10% और अगली वर्ष का जो ब्याज है वो 11% हो गया, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो इससे आपको ये पता चला, सीखने की बात ये है, हमको जो बताना था वो ये था कि अगर हम डायरेक्टली मिश्रधन पर ब्याज निकालते हैं, मिश्रधन पर पता करते हैं, मिश्रधन पर लगाते हैं, तो वो भी वही होता है। ठीक है, तो देखिए यहां अगर हमको दर पता करना होता है, जैसे कि 110 है और 121 हो गया, ये पहले वर्ष का था, ये दूसरे वर्ष का था, है ना जी, ये पहले वर्ष का था, ये दूसरे वर्ष का हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते थे, हम ये देख सकते थे यहाँ कितना बढ़ा, 10 से 21 हो गया, यानी 11 बढ़ा, और कितना से बढ़ा, 110 से बढ़ा, गुने 100 करते प्रतिशत निकल जाता। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करना होता कि 110 था एक वर्ष में और अगले वर्ष में 121 हो गया, यानी कि 110 से 121 होने में कितना का वृद्धि हुआ, 11 का, तो 11 वृद्धि हो गया। और कितने से वृद्धि हुआ, तो 110 से वृद्धि हुआ, यानी 110 से वृद्धि हुआ, और गुने 100 प्रतिशत के लिए
0 से 0 गया और 11 से 11 गया, यानी कि 10%। ये आपका आर निकल कर आ जाता कि नहीं आ जाता। सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी हुआ है, ठीक है, और वही करना है यहाँ पर भी। तो देखिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझाने के लिए आपको हमने दिखाया, कंसेप्ट बताने के लिए। थोड़ा सा सीआई का क्वेश्चन है, और जो भी एग्जाम होता है सीआई फंसा लेता है थोड़ा सा। अच्छा भी क्वेश्चन आता है ना तो कैलकुलेशन की वजह से बच्चे डर जाते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को न झेल पाने की वजह से गलत टिक करके आ जाते हैं, गलत मार्क करा जाते हैं। और कितने लोग तो बनाने के बाद भी अंतिम समय में कैलकुलेशन जब फाइनल हो जाता है वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, वहां थोड़ा सा एबीसीडी का ऑप्शन में जाकर गलत कर देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां समझिए, बोला है ना कि पहले वर्ष का ब्याज जो है दिया हुआ है, पहले वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। पहले वर्ष में कितना दिया है? 1350। पहले वर्ष का ब्याज 1350, और अगले वर्ष दूसरे वर्ष में कितना हो गया? 1458। यानी कि बढ़ा है ना, बढ़ा है। कितना बढ़ गया यही पता करना था, कितना बढ़ गया? ये 8 बढ़ा, ये 0 और 1, कितना बढ़ गया जी? 108 बढ़ा जी। 350 से 1458 आ गया, कितना बढ़ गया? 108 बढ़ गया। और कितना से बढ़ा है? पहले जैसे 108 वृद्धि हुआ है तो किसमें जोड़ा गया है 108? पहले 1350 था, तो 1350 से बढ़ा है, 1350 से बढ़ा है। अब गुने 100 कर लेंगे प्रतिशत के लिए, है ना जी, गुने 100 कर लेंगे प्रतिशत के लिए। अब 0 से 0 आपका गया ना जी, और 5 से 1 कट जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, और 5 से 2 बार में गया जी। अब इसको करना है 27 से 7 चौके 28, 4 बार में कट जाएगा, और 4 दूनी का 8, यानी कि 8%। कितना? 8%। ये आपका आर आ गया, यानी कि दर आ गया। समझ में आया राम जी? समझ में आया बिल्कुल आपको? हाँ जी, ये आपका 8% दर आ गया, यही आपका ब्याज का दर है। ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? समझ में आया? हाँ जी, आप लोग को कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, आप लोग का तो ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, अगला प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व 7.8 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अच्छा जी, आइए। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। एक बात यहाँ बताया हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर घन इसका घन क्यों है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो घन होगा, 1 सेंटीमीटर भुजा का जो घन होगा ना, इसका जो द्रव्यमान है वो दिया है 7.8 ग्राम, है ना जी। क्लियर है? आइए। अच्छा, 2 सेंटीमीटर का पूछ रहा है, तो जब 2 सेंटीमीटर भुजा है, सेंटीमीटर का 2 है, सॉरी ऐसे करते हैं, 2 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका पहले तो आयतन निकाल लेते हैं, उसी आयतन में द्रव्यमान होगा जी। आयतन कितना हो जाएगा जी? इसका आयतन भुजा क्यू, भुजा क्यू, यानी कि 2 सेंटीमीटर का क्यू करेंगे ना जी, कितना हो जाएगा? 8 घन सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ एक घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर, ऐसे करते हैं, 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है? 7.8 ग्राम दिया हुआ है, यही दिया ना जी, ऐसे ही तो दिया है, 7.8 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, यही दिया ना जी। द्रव्यमान, ये हो गया आपका द्रव्यमान, ठीक है। तो जब 8 घन सेंटीमीटर है तो द्रव्यमान पूछा है, क्या पूछा है? द्रव्यमान बताइए। ये तो आयतन हो गया ना जी, ये तो आयतन हो गया। तो जब 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 7.8 ग्राम है तो हमारे पास तो 8 घन सेंटीमीटर है ना जी। तो 7.8 गुने, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए मात्रक भी ले लेते हैं। ये हो गया आपका ग्राम में, और बटा में क्या है? घन सेंटीमीटर। अच्छा जी, गुना 8 घन सेंटीमीटर। अब देखिए, ये घन सेंटीमीटर बैलेंस हो गया, कट गया। अब इसको करेंगे गुना, 8 × 64, हार्सिंग बच जाएगा, 6 8 7 56 और 62,
6 62, यानी 62.4 ग्राम बचा। ये क्या हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। ये क्या हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। बच्चे क्या होगा ना, क्या होता है कि कुछ भी थोड़ा सा अलग हटकर चीज पूछा तो डर जाते हैं कि हाँ ये कैसे हो गया, कहां से आ गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को लगभग परसेंटेज लड़के, यानी अधिकतर लड़के या लड़कियां, अधिकतर स्टूडेंट गलत करके आते हैं या फिर छोड़ देते हैं, इसको अटेम्प्ट भी नहीं करते, बनाते ही नहीं। क्यों? उनको लगता है कि अरे यार हम तो घन निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, यहाँ द्रव्यमान पूछा हुआ है। थोड़ा सा बस इसको ये सिर्फ देखना था कि कर क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। जब 1 पर दिया हुआ है तो हमको बस सिर्फ 8 पर निकालना था। रेशियो पर भी चल जाते जैसे देखिए दिया है ना जी, तो हम ले लेते रेशियो पर कि 1 पर दिया हुआ है 7.8 ग्राम, है ना जी। 1 पर दिया है 7.8 ग्राम, तो 8 हमारा आयतन होगा ना जी, आयतन तो 8 होगा। 8 पर निकाले तो बस हो गया कहानी खत्म। रेशियो रूल से ऐसे भी आ जाता आंसर, कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए ये आपका कंसेप्ट हुआ, ये आपका बनाने का दूसरा तरीका हुआ। दोनों छाप लीजिए, दोनों नोट कीजिए, उतारिए, फिर अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? आइए नल टंकी से क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम से। आइए तो ए जो है वो भरने वाला है, ए जो है वो भरने वाला है, और बी जो है, पाइप बी जो है वो खाली करने वाला है। ये चिन्ह दे दिया हमने। बोला है कि ए 6 घंटे में भर सकता है और जो बी है वो 15 घंटा लगता है उसको खाली करने में। तो ये तो टाइम हो गया ना जी, दोनों का काम करने का दर हो गया, टाइम हो गया, दर नहीं टाइम हो गया, समय हो गया कि कितना देर में काम कर रहा है। 2 यूनिट में दिया हुआ है टाइम, तो टाइम का जो रिवर्स रेशियो होता है वो कितना हो जाता, क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाता है। टाइम एंड वर्क का ही सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जो पाइप ए है, नल ए है, वो 5 की क्षमता से प्रति घंटा 5 लीटर की क्षमता से भर रहा है और 6 घंटा तक काम किया। और दूसरा जो है वो 15 घंटा प्रति घंटा 2 लीटर के हिसाब से पानी खाली कर रहा है और 15 घंटे में खाली कर देगा, यानी कि 30 लीटर। डब्ल्यू कितना हो जाएगा जी, डब्ल्यू कितना हो जाएगा अपना, 30 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। एक बात बताइए, ये जो है 5, ये तो भरने वाला है, ये तो 5 लीटर भरेगा, है ना जी, और ये है खाली करने वाला। दूसरा पाइप बी जो है वो खाली करने वाला है, तो ये तो खाली करेगा ना जी। तो ए जो है 5 लीटर पानी भरा और बी क्या किया कि 2 लीटर खाली कर दिया, 2 लीटर क्या किया, खाली कर दिया। यानी रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट क्या आया फाइनली में, क्या होगा, तो फाइनली ये होगा कि 3 लीटर ही पानी भर पाएगा, है ना जी, 3 के हिसाब से ही पानी भरेगा। तो 10 बटे करेंगे 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर 10, है ना जी। 10 कहां से है, ये तो 3 है ना, हाँ जी 30 है, बटे में करेंगे 3, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, ये भी लगा लीजिए इसको। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 2700 रुपया पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। यदि वह 3000 रुपया पर वस्तु को बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए सबसे पहला काम यह है कि हम लाभ को समझते हैं। लाभ क्या होता है ना जी, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, आपको पता होगा। जैसे ये मार्कर है, इसको हमने किसी दुकान से 40 रुपया का खरीदा, ठीक है, कितना खरीदा, 40 का, और जब इसको 40 रुपया से अधिक में बेचेंगे वही हमको लाभ मिलेगा। यानी कि अगर इसको हम 50 में बेच देते हैं तो 40 रुपया तो हमारा मूलधन है, अलग कर लेंगे, बाकी का जो 10 बचा वो हमारा लाभ हो जाएगा। यानी कि लाभ बराबर होता है एसपी और माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य सीपी से जितना अधिक होगा, यानी कि लाभ तब होता है जब एसपी जो होता है
सीपी से बड़ा हो जाता है। ठीक है, लाभ तब होता है जब एसपी सीपी से बड़ा हो जाता है। 40 का खरीदा, 50 का बेच दिया, तो बेचने वाला जो मूल्य है खरीदने वाले मूल्य से अधिक हुआ तो लाभ हुआ, ये लाभ होता है। यानी कि हमेशा एक चीज तो याद रखना है कि सीपी हमेशा 100% होता है, सीपी हमेशा के लिए 100% होता है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं। बोला है ना कि 2700 रुपए में बेचा है, कितना बेचा है? 2700 रुपया में, तो उसको फायदा हो गया। फायदा होने का मतलब है कि 100% से अधिक में बेच दिया, 100% से ज्यादा में बेच दिया, 100% से ज्यादा में बेच दिया। और कितना ज्यादा में बेचा है जी? 8%, यानी कि 8 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 108% के बराबर में दिया हुआ है 2700 रुपया। 2700 रुपया में बेचा है और 2700 रुपया 108% के बराबर है। तो बोला है कि 3000 में बेचने पर, कितना में जी? 3000 रुपया में। रुपया रुपया दिया हुआ है, इसलिए रुपया को एक तरफ रख लिया, प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत को दूसरी तरफ कर लिया। अब 3000 से यहां करेंगे गुना और ये 2700 को नीचे लाएंगे। रेशियो रूल याद है? रेशियो में ऐसे ही करते हैं ना जी। चलिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो माइनस हो जाएगा, ये कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा 9 में, 3 से ये 10 बार में, कोई दिक्कत नहीं। और 9 से ये कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, और 12 और 10 गुना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा जी? 12 दहा के 120, यानी कि 120% हमारा आंसर हो गया। प्रतिशत तो कटा नहीं, यानी कि 120% के बराबर में हो जाएगा 3000 रुपया। अब ये बात समझने की है कि हमारा सीपी जो था वो तो यहाँ भी 100% था, यहाँ भी 100% है ना जी। तो 100% सीपी है और एसपी जो है 120% हो गया, जैसे कि यहाँ दिखाया हमने। तो एसपी जो है आ गया आपका 120% और सीपी जो है वो आ गया 100%। वो तो हमेशा है ही, वो तो बदलने वाला नहीं। तो कितना अधिक है? 20%। और यही तो प्रॉफिट होगा, यही तो लाभ होगा। तो हमारा लाभ कितना हो गया जी? यहां भी दिख रहा है कि 100% सीपी है और 20% लाभ है, तो हमारा लाभ ए हो जाएगा आंसर। कितना का लाभ हुआ? 20%। ऑप्शन चेक कीजिए, सी। नोट कीजिए, उतार लीजिए। चलिए, हाँ जी, अगला प्रश्न है, ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी उसे अकेला 14 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना शेष बचा है? आइए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल्के में नहीं ले। ऑप्शन देकर कितना लोग गलत करके चलाएंगे, ऑप्शन देकर कितना लोग छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन इसको करना है। आइए दिखाते हैं कंसेप्ट क्या है। ए जो है 35 दिनों में करता है, ठीक है, और बी जो है 14 दिनों में करता है। हमने आपको कंसेप्ट बताया कि जब भी टाइम 2 यूनिट में दिया हो, ठीक है, जब भी टाइम 2 यूनिट में दिया हो तो टाइम का रिवर्स रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा, दक्षता हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा, काम करने का दर हो जाएगा। यानी कि इसका रिवर्स रेशियो कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 14, 7 5 35। क्लियर है? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। रिवर्स करके देख सकते हैं, जैसे अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ 35 है और यहाँ 14 है, इसका रिवर्स यहाँ, इसका रिवर्स यहाँ, यानी 14 और 35। अब इसको काटेंगे, 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में, आ गया। वो हम ऐसे ही मुजबानी कर लिए, ठीक है। अब क्या बोला है? अब डब्ल्यू कितना है यार? 70। डब्ल्यू बराबर 70। 5 के क्षमता से 14 दिन काम करेगा, 70 काम करेगा। 2 के क्षमता से 35 दिन काम करेगा, 70 काम करेगा। अब ये बोला है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ इसी कार्य पर लगाते हैं। दोनों काम करने वाले हैं, जो ए काम करेगा वो 2 के हिसाब से काम करेगा, जब बी काम करेगा वो 5 के हिसाब से काम करेगा। तो दोनों जब एक साथ करेंगे तो 2 + 5 = तो 7 हो जाएगा ना जी। काम कितना होगा? 7। अब बोला ये है कि दोनों को 5 दिनों तक काम करवाना है, तो 7 के क्षमता से 5 दिन जब काम करेंगे कितना काम होगा? 35 को। कितना काम हो जाएगा? 35 को। अब एक बात बताइए, पूरा काम कितना है? 70 को। अब इस 70 को काम में से समझिए 70 वो काम है, ठीक है, और इसमें से 35 वो काम हो गया, 35 वो काम तो हो गया, बचा कितना? शेष ही तो पूछ रहा है कि कितना शेष बचा है। कितना बचा है जी? 35 वो बचा हुआ है। तो 35 वो बचा है, 70 वो काम में से 35 हो गया, 35 वो बचा। इसका मतलब कितना हुआ? आधा। इस 35 का मतलब कितना हुआ? आधा, यानी कि आधा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं ना जी। 35/70 कर सकते हैं, जैसे यहाँ करके दिखाते हैं, 35/70,
ये 35 निकलने के बाद, 35 निकलने के बाद जो 35 आएगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। 35/70 यानी 1/2। 1/2 का मतलब आधा, कितना होता है जी, आधा। ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए इसको, चलिए छापिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, यदि 3a बराबर 6b बराबर 7c, 3a इक्वल टू 6b इक्वल टू 7c, तो a/b/c का मान बताइए। इतना हलवा सवाल है। अभी आपको पता होगा, हम लोग जब अपना फाउंडेशन कर रहे थे, हम लोग जो रेशियो का चैप्टर किया, हम लोगों ने जब अनुपात समानुपात किया, उसमें इस टाइप को हमने पढ़ा है ना जी, याद होगा आपको। हाँ, आइए देखते हैं, एक बात बताते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है 3a बराबर में 6b बराबर में 7c, ये तीनों आपस में बराबर है। तो पूछ रहा है कि a/b/c इक्वल टू व्हाट, यही ना जी। इसको बताने से पहले थोड़ा सा एक चीज दिखाते हैं आपको। आइए, हमने आपको एक बात बताया है कि अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ जैसे 5a है और 7b दिया हुआ है, सिर्फ दो पार्ट में है ना जी। अब यहाँ आपको एक बात बताया हमने कि जब भी ऐसा प्रश्न है कि a के बराबर में b हो जाए, तो a का जो वैल्यू ढक लेते हैं। यहाँ दिख रहा है कि a ढक देंगे तो सामने बराबर के दूसरे साइड में क्या दिख रहा है, 7b दिख रहा है, यानी कि a का वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है। दिख रहा है ना जी, a का जो वैल्यू है वो 7 के बराबर में। और जब b निकालना है तो b वाले को ढक लेंगे, सामने दिख रहा है बराबर के दूसरे साइड क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी कि b का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर में है ना जी। तो यहां से निकल जाता है अपना a/b, कितना हो गया, a का वैल्यू दिया है 7 और b का वैल्यू दिया है 5, यानी कि 7/5 हो गया a/b। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कहानी अलग है। अब देखिए, है इसी प्रकार का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसमें 3 पार्ट दे दिया है ना जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि a के बदला में सामने अब क्या दिख रहा है, a को ढक लिया हमने, सामने में क्या दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a का जो वैल्यू है 6 और 7, ये दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और जब b निकालने का समय आएगा तो b ढकेंगे, तो b का सामने क्या दिख रहा है, 6 भी 3 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है। और जब c का बारी आएगा, जब c ढकेंगे उस समय क्या दिख रहा है जी, c का 6 भी दिख रहा है और c का दिख रहा है 3। क्लियर है, ये हमारा हो जाएगा अनुपात में। आइए, a निकालना है, a को ढक लिया, 6 और 7, 7 छके 42, ये हो जाएगा 42/2। ये दिख रहा है b को ढक लिया, दिख रहा है एक तरफ 7 दिख रहा है, एक तरफ 3 दिख रहा है, 7×3=21, ये हो जाएगा 21। और तीसरा क्या है, c को ढका हमने, दिख क्या रहा है, इधर से 6b और 3a, यानी कि 6 और 3, 6×3=18, ये हो जाएगा। इसी को अपना काट लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो अनुपात का चिन्ह होता है इसमें एक जादू है। जैसे ही इस चिन्ह को लगाते हैं हम किसी भी दो से अधिक संख्याओं में, तो वहां पर क्या होता है कि उसका सबसे छोटा गुणज जो होता है, सबसे छोटा जो रूप होता है वो लगता है, जितना भी गुणज होता है, गुणनखंड होता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे अब जैसे इस2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे छोड़ नहीं सकते, ऐसे छोड़ नहीं सकते, ये संख्या हो गया। अब इसको छोटा करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी संख्या जिससे तीनों कट जाए वो काटना है ना जी। अब ये 3 से काटते हैं, 3 से कट जाएगा तीनों, 3 से 6 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में और ये कट जाएगा 14 बार में, है ना जी। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम यही पैटर्न है, बस यहाँ अब सामने में कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं किया हमने, लेकिन आपको बताया है हमने, जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं किया अनुपात समानुपात वाला, उसको आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। वहां हमने बेसिक से पूरा 0 लेवल से शुरू किया है और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किया है, कंसेप्ट वाइज पूरा डीपली पढ़ाया है। किसी भी एग्जाम का प्री निकालना हो, मेंस निकालना हो, वहां से वो हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी छोड़ा नहीं हमने, वहां सब कुछ पढ़ा दिया है। 12 क्लास लगे थे, 12 क्लास में उसको खत्म किया गया। तो ये रहा आपका आंसर इस प्रश्न के लिए। ये तरीका है, यानी ए को ढकेंगे, सामने वाले से गुना कर देंगे। इसको हम भोजपुरी में ढकवा नियम बोल सकते हैं, है ना जी। हाँ जी, देखिए ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाए। हाँ जी, नोट कीजिए इसको, छाप लीजिए।
हो गया जी, हो गया। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने के लिए, मजबूत स्थिति में लाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। जिन लोगों का एग्जाम चल रहा है या फिर हो रहा है या फिर होने वाला है, उन सबके लिए मेरा शुभकामना है कि आप सभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं या जो भी मेहनत किए हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सिलेबस के प्रति, अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो मेरी ये शुभकामना है कि आप सबकी जॉब लगे, सफलता मिले, आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से तरक्की करें। धन्यवाद।